देखिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाला बल तथा बलाघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र की बात जब भी आ जाए आप विद्युत बल रेखाओं को इस तरह से बनाइए वो एक दूसरे के समांतर हो और एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है विद्युत बल रेखाएं पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर। तो ये हमने कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें एक विद्युत ध्रुव को रख दिया, इस प्रकार से रख दिया कि वो ई के साथ में कोई एंगल थीटा बनाता है। तो आपने इस तरह से एक विद्युत ध्रुव रख दिया, इसके अंदर ये माइनस क्यू चार्ज नाम दे दिया ए और ये प्लस क्यू चार्ज नाम दे दिया बी और ए से बी तक की जो लेंथ है वो 2m और विद्युत ध्रुव का ई के साथ जो एंगल है वो थीटा है। तो कहीं भी दिखा सकते हो आप, चाहे तो यहां दिखा सकते हो उस एंगल को थीटा, या यहां एक लाइन खींच करके इसके पैरेलल वहां पर भी एंगल दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो इस पर कुल बल कितना लगेगा और बल आघूर्ण कितना लगेगा, इन दोनों चीजों को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बल की बात करें तो बल के लिए हमें पहले आपको टॉपिक एक पढ़ा चुका हूं मैं कि अगर कहीं विद्युत क्षेत्र है E तो E का फॉर्मूला होता था Q F अपॉन Q। तो वहां से फोर्स जो निकल के आता है Q E। इसका मतलब आप पहले से जानते हैं इस बात को कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र E में कोई चार्ज रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। अगर वो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्लेट पॉजिटिव ली थी और दूसरी प्लेट को नेगेटिव लिया। अब अगर आप प्लस Q चार्ज रखेंगे तो प्लस Q इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। और वास्तव में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होती है, यानी प्लस Q चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आप यहाँ माइनस Q चार्ज रखेंगे तो माइनस Q प्लस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। परिमाण तो सेम रहेगा लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत। तो ये कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं। इसका मतलब तुरंत जैसे ही आपने विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा तो अब आप देख रहे हैं कि भाई यहां तो दो चार्ज हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो प्लस वाला प्लस Q, तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर लग जाएगा F इक्वल टू QE। परिमाण की बात करते हैं और दिशा एरो से रिप्रेजेंट कर दिया आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस वाले पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैल्यू उसकी भी उतनी रहेगी F इक्वल टू QE। लेकिन ये हो गया विद्युत क्षेत्र के विपरीत। अब हम दो टॉपिकों की बात यहां कर रहे हैं। एक तो भाई कुल बल निकालना है और इस पे दो बल दिख रहे हैं तुम्हें, और जो आपको ये भी दिख रहे हैं ये तो बराबर है और दिशाएं इनकी एक दूसरे के विपरीत है। तो नेट बल तो हो गया आपका नेट बल F इक्वल टू QE और माइनस QE इक्वल टू 0। तो फोर्स तो आपका 0 आ गया। अगर कभी तुमसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को रख दे तो बताइए नेट बल कितना होगा, तो आप बता दोगे कि 0 बल उसमें होगा। अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण को समझने के लिए हमें 11th के दो टॉपिकों पे जाना पड़ेगा जहां हमने बल आघूर्ण को पढ़ा था कि भाई बल आघूर्ण लगता कैसे है, बल आघूर्ण उत्पन्न कैसे होता है। तो उसके दो तरीके पड़े। एक तो अगर सिंगल बल लग रहा है तो वो बल आघूर्ण उत्पन्न करता था। देखिए बिल्कुल आपके टॉपिक ऐसे क्लियर होने चाहिए कि जो काम लीनियर मोशन में बल करता है, जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में बल करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में घूर्णन गति में बल आघूर्ण करता है। लीनियर मोशन में बल का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को गति कराना या गति करती हुई वस्तु को रोकना। ऐसे ही घूर्णन गति में
उस वस्तु को घुमाना या घूमती हुई वस्तु को रोकने का काम होता है बल आघूर्ण का। यानी ये सही है कि बल आघूर्ण कौन उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बल बल आघूर्ण उत्पन्न कर दे। तो उस चीज को हमें समझना होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी बॉडी पर एक सिंगल फोर्स लगाने की बात कर रहे हैं, सपोज करिए ये कोई बॉडी है, अब ये बॉडी है, अब देखिए मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं भाई, ऐसे करके ऊपर की तरफ खींच रहा हूं उसको, तो फोर्स तो लगा रहा हूं, क्या ये रोटेट कर रही है? नहीं कर रही ना। अब मैं बल लगा रहा हूं इस पे ऐसे करके, तो रोटेट कर रही है। तो इस सिचुएशन में बल तो लग रहा था, लेकिन वो बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस वाली सिचुएशन में बल जो है बल आघूर्ण को उत्पन्न कर रहा है। तो हमें इन चीजों को समझना है। साथ ही साथ दूसरी बात क्या होती है, वो आता है कपल, बल युग्म, यानी बलों का एक जोड़ा। बहुत सारे डेली लाइफ में आपने ऐसे एग्जांपल देखे होंगे जहां बल युग्म की बात आप करते हैं। जैसे साइकिल से आप लोग आते हो, साइकिल का हैंडल, तो दोनों हाथों का यूज कर रही हो, दोनों हाथों से बल लगा रहे हो, लेकिन विपरीत दिशा में। एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, लेकिन हैंडल जो है साइकिल का वो एक ही तरफ घूम रहा है दोनों बलों से। इसका मतलब बलों का एक ऐसा जोड़ा जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसको आप बल युग्म कहते हैं। पानी की जो टोटी होती है जिसको टेप कहते हैं, उसका खोलना, तो दोनों उंगलियों से आप विपरीत दिशा में बल लगाते हो, लेकिन वो एक ही साइड में खुलती है, तो घूम रही है वो। और घूमने का मतलब ये कि उस पर बल आघूर्ण लग रहा है। गाड़ी की स्टीयरिंग भी आप उसी तरह से। तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको पता चल जाता है कि दो बल काम कर रहे हैं और वो बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम दोनों चीजों को समझ लेते हैं, तो तभी आगे बढ़ेंगे टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये कोई आपकी बॉडी थी और इस बॉडी को आपने इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया। मान लो ये ऐसे बॉडी है और मैंने यहां से पकड़ लिया इसको, तो ये फिक्स हो गई, और अब आप इस पर यहां फोर्स लगा रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे से फिक्स किया है, उस पॉइंट से जो जाने वाली लाइन होती है उसको कहते हैं घूर्णन अक्ष, क्योंकि जो बॉडी है वो इसी के अबाउट में रोटेट करती है। अब आप फोर्स लगा रहे थे इस पे, यहां मान लीजिए ऐसे करके आपने फोर्स लगाया है, तो फोर्स अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, या इसका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपका आर। बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी। स्टूडेंट को ये तो ध्यान रहता है कि बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी, लेकिन वो अक्सर भूलता क्या है कि ये दूरी है किसके बीच की। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, एक तो घूर्णन अक्ष होता है और दूसरा बल की क्रिया रेखा। बल जिस लाइन में लगाया जा रहा है, यानी बल ये है, तो ये अगर मैं लाइन खींचूं ऐसे करके, तो ये हो गई बल की क्रिया रेखा। तो ये जो दूरी होती है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये दूरी दोनों के बीच की लंबवत दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। अब ये वाली तो लंबवत देख ली गई है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो उस दूरी को कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर एक सिंगल बल है कहीं और उससे तुम्हें बल आघूर्ण निकालना है, तो आपके माइंड में ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं बल युग्म की। तो बल युग्म क्या होता है, मान लो ये कोई एक बॉडी है और आप इस पे एक तो बल लगा रहे हो इधर और दूसरा बल लगा रहे हैं इधर, बल दोनों मान लीजिए बराबर है, तो बॉडी रोटेट करने लग जाएगी। तो यहां पर अब इस वाले बल की क्रिया रेखा तो ये हो गई और इस वाले बल की क्रिया रेखा ये हो गई, और ये हो गई दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो जब बात बल युग्म की होती है, तो वहां जो बल आघूर्ण होता है वो होता है इन दोनों बलों में से कोई एक बल और मल्टीप्लाई बाई दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये दोनों क्रिया रेखा हो गई और इनके बीच की लंबवत दूरी हो गई मान लीजिए d। तो बल आघूर्ण के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें जो 11th में बल आघूर्ण वाली जो बात थी, कैसे उसको निकाला जाता था, वो हमको आना चाहिए।
तो उसको शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब लौट करके फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भाई क्या दिख रहा है आपको, टोटल बल तो निकल के 0 आ गया। अब हम बल आघूर्ण की बात करेंगे। तो बल आघूर्ण के लिए एक बल ये और एक बल ये, तो इसकी क्रिया रेखा को दिखाऊं तो डॉट डॉट करके इस लाइन को आगे खींच दूं तो ये वाली क्रिया रेखा इस बल की हो गई, और यहां से ऐसे डॉट डॉट करके एक लाइन बढ़ा दूं तो ये वाली क्रिया रेखा उस वाले बल की हो गई। और मुझे चाहिए दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत, कहीं से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, लेकिन जहां से हम उसको कैलकुलेट कर पाए ऐसे पॉइंट से निकालना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहां से इस लंबवत दूरी को ले लेते हैं ए बी, चलो मान लो नाम दे दिया सी, तो वास्तव में यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई BC। तो अब हमारा जो बल आघूर्ण आएगा यहां पर, बल आघूर्ण इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों बलों में से कोई बल और गुणा लंबवत दूरी, ये हो जाएगा। अब मेन काम है हमारा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने का। फिजिक्स खत्म, अब काम रह गया ज्योमेट्री का कि भाई इसको कैसे निकालें, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का। ये एंगल थीटा है तो इसके पैरेलल लाइन का ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा ही होगा। ये साइड हमारे पास 2l है और हमें ये निकालनी है, तो इस एंगल के लिए ये तो है परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये है कर्ण। लंब और कर्ण यानी साइन। तो आप इस फिगर में साइन थीटा को कैलकुलेट कर लोगे। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया BC अपॉन AB, जिसकी वैल्यू है आपके पास 2l, और मुझे चाहिए यहां से BC, तो BC इक्वल टू हो गया 2l साइन थीटा। अब लौट करके बल आघूर्ण पे आते हैं। बल आघूर्ण रिप्रेजेंटेड बाय टॉ, तो टॉ इक्वल टू बल, और बल की वैल्यू कितनी है QE, वहां भी QE, तो बल की जगह पे Q into E मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आप BC दिखा रहे हो, तो 2l साइन थीटा। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि Q into 2l ये P होता है, विद्युत ध्रुवाघूर्ण Q into 2l ये P होता है। इसका मतलब इसकी जगह पर P लगा दोगे तो टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो कुल मिलाकर के आपका फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ गया कि भाई बल आघूर्ण इतना होगा और बल 0 होगा। तो आप ये चीज समझ गए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत ध्रुव को रखेंगे तो उस पर बल तो 0 काम करेगा और बल आघूर्ण इतना काम करेगा। अब मान लो आप इसको लिखना चाहते हो सदिश फॉर्मेट में, आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं। अब सदिश रूप में लिखने के लिए हमने जिस दिन आपको कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया था, उस दिन उस पर डीपली चर्चा हमने की थी कि किस तरह से किसी फॉर्मूले को या इक्वेशन को सदिश रूप में लिखा जाता है। अब यहां जब आप ध्यान दोगे तो यहां टॉ भी वेक्टर है भाई, सदिश रूप, तो टॉ पर आपको वेक्टर का निशान लगाना है। P डायपोल मोमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, E ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अब दो वेक्टर क्वांटिटी आती है तो अब उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। वेक्टरों का मल्टीप्लाई दो तरह का होता है, एक तो डॉट और एक क्रॉस। लेकिन अगर इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर अगर हमारा आ रहा होता है स्केलर तो डॉट, और आंसर वेक्टर तो क्रॉस। दूसरा एक और तरीका आप जानते हो, क्योंकि क्रॉस में आता है AB sin थीटा, इसका मतलब अगर sin थीटा है तो डेफिनेटली क्रॉस होता है, और अगर cos थीटा होता तो कुल मिलाकर के आप इसको यहां P क्रॉस E इसको लिख सकते हो। P क्रॉस E का मतलब हो जाएगा PE sin थीटा, और वास्तव में इस टॉ की जो डायरेक्शन होगी वो P क्रॉस E के यानी P क्रॉस E, P और E जिस प्लेन में है, P का मतलब डायपोल मोमेंट और E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। आप लोगों ने 11th में जब देखिए वेक्टर वाली बात जब भी आती है स्टूडेंट परेशान, क्योंकि डायरेक्शन में आकर के वो अटक जाता है, और अभी तो मैग्नेटिज्म में और परेशानियां नहीं है। इसलिए इस चीज को एकदम क्लियर करिए और खासकर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए। हालांकि लॉ तो इसके लिए बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप जाइए। पहली बात तो अगर दो वेक्टरों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है ना वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मान लो दो वेक्टर हम इस प्लेन में ले लें, एक ऐसे और एक ऐसे,
तो उनका जो क्रॉस होगा वो या तो ये होगा और या फिर ये होगा अंदर की तरफ, यानी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा पहले उसकी बात करिए कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि टॉर्क की जब बात आती थी तो टॉर्क में एक चीज थी, अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उस टॉर्क को पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं, और अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो उसे नेगेटिव टॉर्क कहते हैं। तो अब यहां थोड़ा सा हम समझें, मान लो हम दो वेक्टर लेके चल रहे हैं, सिंपल सी बात एक ध्यान रखनी है माइंड में। दो वेक्टर ले रहे हैं हम, ए और दूसरा वेक्टर बी, और ये हो गया आपका एंगल थीटा। अब अगर आप ए क्रॉस बी की बात करना चाहते हैं तो पहले कौन सा है, ए, तो तुम्हें ए से चलना शुरू करना होगा, यानी जो एंगल देखना है वो ए से देखना शुरू करना पड़ेगा आपको कि वेक्टर ए से किधर जा रहे हैं हम। तो अब ए पहले है तो पहले जो होता है उससे चलते हैं हम, तो ए से चलेंगे तो ए से जा रहे हो आप। अब बस आपको ये देखना है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो या क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो यहां दिख रहा है हमें एंटी क्लॉकवाइज, और वास्तव में एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही पॉजिटिव एंगल होता है। आप लोग जब पॉजिटिव ज्योमेट्री की बात करते थे तो ये एक्स एक्सिस होता था, एक्स एक्स डैश, तो यहां से इधर वाले एंगल प्लस थीटा और इधर वाले एंगल माइनस थीटा। तो रियल में एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही हमारा पॉजिटिव एंगल है। तो अब हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब टॉर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। डायरेक्शन कैसी होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ का मतलब ये वाली डायरेक्शन, समझ गए ना। अगर हमारे इस जगह पे ए यहां होता, बी यहां होता, और ए से बी हम ऐसे जा रहे होते तो डायरेक्शन ऊपर, और अगर बी से ए की तरफ आ रहे होते तो डायरेक्शन नीचे, तो वो बी क्रॉस ए हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज हमें क्लियर रखनी है। तो डायरेक्शन ऐसे, अब यहां तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता तो उसको ऐसे करके दिखाऊंगा। तो ये डायरेक्शन हो गई ए क्रॉस बी की। आप चाहें तो इसको एन कैप से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों पर परपेंडिकुलर है। लेकिन यहीं अगर आपका ऐसा होता कि वेक्टर ए तो इधर होता और वेक्टर बी नीचे की तरफ होता, अब आप फिर भी ए क्रॉस बी की ही बात कर रहे हैं, तो अब एंगल आपका हो गया क्लॉकवाइज, तो फिर डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ, यानी यहां आप चाहेंगे तो ऐसे एंगल। दूसरी एक और चीज, कभी कभी क्या होता है, इस एंगल से न पता चले तो आप बॉडी को रोटेट करता हुआ देखिए कि बॉडी रोटेट किधर कर रही है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। तो पहले हम इस फिगर में थोड़ा सा ये देख लें कि भाई ये रोटेट किधर करेगा। तो डायपोल क्या है हमारा, ये, और इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, तो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्योंकि आपका यहां एक क्वेश्चन हो सकता था मुझसे, आप मुझसे यहां एक चीज पूछ सकते थे कि सर एक बात बताइए, टॉ इज इक्वल टू लिखा है पी ई साइन थीटा, और ये तो परिमाण है। मान लो इनको मैं ऐसे लिख दूं कि टॉ इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा, तो क्या फिर मुझे इसे टॉ इज इक्वल टू ई क्रॉस पी लिखना पड़ेगा? ये बात को समझने की कोशिश करिए आप भाई, दोनों चीजें। इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसका मतलब इसे लोगे तो आप पी क्रॉस ई लिख दिया, इसे लोगे तो आप ई क्रॉस पी लिख दिया, लेकिन सही तो एक ही होगा, एक तो गलत होगा इसमें। तो उस गलत चीज को पकड़ने के लिए सही क्या है, उस चीज को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करिए। तो सबसे पहले तुम्हें देखना होगा बॉडी रोटेट किधर कर रही है। अब बॉडी रोटेट किधर कर रही है, तो ये बॉडी है, ये डायपोल है, और इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर, तो ये ऐसे जा रहा है। अब मैं इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाऊं पी की, तो पी की डायरेक्शन होती थी माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी ये डायरेक्शन पी की है, ये इधर पी वेक्टर है आपका, और ई की डायरेक्शन, ये ई की डायरेक्शन है इधर, यानी यहां से भी ले सकते हो, या अलग से आप फिगर बनाओ इसका, तो अलग से फिगर में ऐसे समझ सकते हो कि ये तो ई है और ये आपका पी है। अब तुम्हें देखना कि ई क्रॉस पी लिखा जाए कि पी क्रॉस ई लिखा जाए। तो अब सबसे पहले ये बताओ रोटेट किधर कर रहा है, आपका भी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब होगा ये तो इधर रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शन किधर आनी चाहिए इसकी, नीचे की ओर भाई डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वास्तव में कैसा टॉर्क है,
नेगेटिव, क्योंकि अभी अभी हमने बताया अगर क्लॉकवाइज होता है तो टॉर्क हमारा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो टॉर्क पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव टॉर्क है, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज एंगल भी तो क्लॉकवाइज लेना चाहिए। बात समझिए इस चीज को। इसका मतलब एंगल भी तुम्हें यहां क्या लेना होगा, क्लॉकवाइज। अगर मैं एंगल ले लूं ई से पी की तरफ तो क्या ये क्लॉकवाइज है? नहीं। तो क्या लेना पड़ेगा, पी से। इसलिए मैं इसको ई क्रॉस पी नहीं लिख सकता, बल्कि क्या लिखूंगा, पी क्रॉस ई। तो इस तरह से ये आपका निकल के आया पी क्रॉस ई। दोनों चीजों को सेटिस्फाइड किया करो कि बॉडी रोटेट किधर कर रही है, बॉडी रोटेट किधर कर रही है और आपका एंगल किस तरफ है। बात समझ गए ना? इस चीज को समझ करके आप चलेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन नीचे। तो ये चीज आप ध्यान रखते हुए करें। तो कुल मिलाकर के आपका टॉर्क भी निकल के आ गया और फोर्स भी निकल करके आ गया, और फोर्स की वैल्यू 0 हो गई और टॉर्क आपका हो गया इसमें पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई। अब थोड़ी सी यहां कुछ कंडीशंस की बात हमें करनी होगी। एक्चुअल में इसमें दो वर्ड आते हैं जब ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है ना अक्ष पर और निरक्ष पर, उसी तरह से ये टॉपिक भी पैरेलल में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और इसमें खास करके दो पॉइंट और आते हैं जो कभी कभी एक नंबर में अलग से पूछ लिए जाते हैं, और वो पॉइंट क्या है उसको समझने के लिए हम एंगल की वैल्यू की बात करेंगे, या फिर ऐसे कहिए कंडीशंस की बात करेंगे। तो कंडीशंस में पहला पॉइंट क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया। तो थीटा इक्वल टू अगर आप 0 डिग्री लोगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 तो टॉर्क 0 आ गया। और इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन। दूसरा, अगर आपने थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लिया तो टॉर्क अब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। लेकिन इस केस में इसको कहते हैं अस्थायी संतुलन। और अगर आप थीटा को 90 डिग्री ले लेंगे तो टॉर्क आपका हो जाएगा पीई साइन 90 यानी पीई। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन में 1 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू होती है वो। तो ये टॉर्क भी आपका कैसा हो गया, मैक्सिमम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि स्थायी संतुलन क्या होता है और अस्थायी संतुलन क्या होता है।